गुड मॉर्निंग। आज हम मैनिपुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर मैनिपुलेटर्स इन C++। जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए जो प्रोग्राम तैयार करते हैं उस प्रोग्राम के द्वारा यूज़र से इनपुट लेने का कार्य भी किया जाएगा और इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई जाती है या प्रिंटर के माध्यम से प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे जो डेटा प्रोग्राम के द्वारा डिस्प्ले किया जाएगा उसका फॉर्मेट कैसा हो। फॉर्मेट से मतलब है कि डेटा का अलाइनमेंट कैसा हो, लेफ्ट जस्टिफाइड डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो या राइट जस्टिफाइड मैनर में डिस्प्ले हो, या नंबर ऑफ लाइंस की आउटपुट है तो वो नंबर ऑफ लाइंस की आउटपुट 1 बाई 1 एक एक लाइन में हो। तो इस तरह की जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को कंट्रोल किया जाता है या फॉर्मेटिंग का जो कार्य है मैनिपुलेटर्स के माध्यम से करवाया जाता है। C++ में ENDL और दूसरा SETW दो मैनिपुलेटर्स हैं। दीज आर रिजर्व वर्ड ऑल्सो, बट these reserved words are used as a manipulators in your program। इनका काम क्या है? ENDL का काम \n जैसा है, न्यू लाइन कैरेक्टर जैसा है। जिन लोगों ने C पढ़ी हुई है वो लोग इसको भलीभांति जानते हैं कि न्यू लाइन कैरेक्टर का क्या काम है। यानी कि जहां आपने ये न्यू लाइन कैरेक्टर आउटपुट में डाल दिया तो उसके आगे का आउटपुट नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग से डिस्प्ले होता है। ये काम C++ में यहाँ ENDL से भी करवाया जा सकता है। इसका मतलब होता है ए लाइन फीड टू बी इंसर्टेड। आप जो प्रिंट का स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें जिस जगह आपको एक नई लाइन फीड करवानी है वहाँ ENDL का आप प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, Cout लेस देन डबल कोट M इक्वल्स टू लेस देन M लेस देन ENDL लेस देन n बराबर लेस देन n लेस देन ENDL और ये सेमीकोलन। तो ये आपका एक पूरा स्टेटमेंट हो गया। Cout ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का लेस देन ये जो आपका ऑपरेटर है इसे ओवरलोड किया गया है। M बराबर एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद M की वैल्यू जो भी है, उसके बाद ENDL यानी कि अब आउटपुट कहाँ गया, नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में। अगला क्या है, N बराबर यहाँ जो भी N की वैल्यू थी और उसके बाद फिर ENDL यानी कि अब आउटपुट कहाँ आएगी, नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में आएगी। इसी प्रकार से SETW, क्योंकि जो नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं वो राइट जस्टिफाइड मैनर में प्रिंट होते हैं। अगर हम चाहें कि जो हमारा नंबर है वो एक फिक्स विड्थ में
राइट जस्टिफाइड मैनर में ही प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी विड्थ सेट करनी होगी। और विड्थ सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे सी आउट लेस देन सेट डब्ल्यू 123। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया गया है, सेट डब्ल्यू के माध्यम से विड्थ को 5 सेट किया गया है, यानी कि ये अगर हमारी आउटपुट स्क्रीन है तो 5 की विड्थ में 1 2 3 4 5 की विड्थ में वैल्यू डिस्प्ले होगी, और वो भी कौन से मैनर में, राइट जस्टिफाइड मैनर में। वन टू थ्री, शुरू में 2 क्या आ जाएंगे, खाली स्थान आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू राइट जस्टिफाइड मैनर में प्रिंट हुई है। विड्थ 5 की है, वैल्यू की डिजिट, वैल्यू में टोटल डिजिट कितनी है, 3। तो 5 की स्थान पे शुरू के जो राइट जस्टिफाइड मैनर में वैल्यू है वो 3 स्थान तो इसको लिए जाएंगे, 2 स्थान आपके खाली रह जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाय डिफॉल्ट अगर हमने विड्थ वगैरह सेट नहीं की हुई है तो नंबर्स है या स्ट्रिंग्स हैं वो हमेशा लेफ्ट जस्टिफाइड मैनर में ही प्रिंट होते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट। अगर आप उसे राइट जस्टिफाइड करना चाहते हैं तो इस मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग का केस हो चाहे वो नंबर्स का केस हो। इसी प्रकार से हम चाहें तो अपने भी स्वयं के मैनिपुलेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और मैनिपुलेटर्स को यहां बनाना पड़ेगा। एक अलग से चैप्टर है मैनिपुलेटर्स का, वहाँ डिटेल में इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने मैनिपुलेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ठीक उसी रूप में जिस रूप में हमने सेट डब्ल्यू या ENDL को यूज़ किया है, हमारे द्वारा बनाए गए मैनिपुलेटर्स को जो हम नाम देंगे उन मैनिपुलेटर को भी हम इनकी तरह ही फर्दर प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। नाउ the next point is the type cast operator। दो तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि कास्टिंग क्या है। कास्टिंग ये है कि सपोज कीजिए INT A और B, तो मैं A बराबर B लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ वेरिएबल्स की टाइप कैसी है, इंटीजर है, यानी कि दोनों एक ही प्रकार की टाइप के हैं। क्लियर। और C++ में ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। लेकिन व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास सोर्स साइड में जो वैल्यू है वो डिफरेंट टाइप की है और रिसीविंग टाइप का जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप अलग है। ये अगर मान लीजिए फ्लोट है और ये अगर इंटीजर है तो फ्लोट वैल्यू हैज टू बी स्टोर्ड एज INT। ये कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो टारगेट क्या A है, B की वैल्यू हमें जानी चाहिए, लेकिन ये कैसा है, इंटीजर जैसा। तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है किसके लिए, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है
उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, इम्प्लिसिट के अपने नियम है कि फ्लोट का अगर इंटीजर में कन्वर्जन हो रहा है तो डेसिमल और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो भी है वो ट्रंकेट कर दी जाएंगी, हटा दी जाएंगे। अगर ये 12.34 है और ये इंटीजर टाइप का है तो यहाँ ए में क्या स्टोर होगा, खाली 12 स्टोर होगा, 0.34 स्टोर नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये है वही चीज है, ए यहां पे इंटीजर है, बी यहां पे फ्लोट है। तो हमने पहले क्या किया, राइट साइड में ही बी को टेम्परेरीली किसमें कन्वर्ट कर दिया, INT में। तो 12.324 क्या बन गया, 12 बन गया। अब दोनों जगह क्या मामला हो गया, इंटीजर इंटीजर, तो 12 विल बी असाइन टू ए। ये C++ में है कि यहाँ दोनों टाइप सेम होनी चाहिए, लेकिन यह जो कास्टिंग का तरीका है C++ में वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है, वो इस तरह से है। INT और यहां पैरेंथेसिस में क्या होता, B। जहां जिस टाइप में आपको कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप एज ए फंक्शन की तरह बिहेव कर रही है। जैसे कि ये फंक्शन का नाम हो और पैरेंथेसिस में उसे कोई आर्ग्यूमेंट पास कर दिया गया हो, तो ये क्या करेगा, बी जो फ्लोट टाइप है उसे कन्वर्ट कर देगा INT में। फिर INT बराबर INT, तो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हमारा तरीका है ये तभी तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब तक कि ये चीज हमारी क्या है, आइडेंटिफायर है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, P बराबर INT स्टार Q। यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि P और Q दीज आर टू पॉइंटर वेरिएबल्स हो सकता है P पॉइंटर टू इंटीजर हो और Q पॉइंटर टू फ्लोट हो। तो उस केस में आप क्या करना चाह रहे हैं, दोनों पॉइंटरों को सेम टाइप की तरफ इंडिकेट करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। ये C++ में गलत नोटेशन हो गया। या क्या करना पड़ेगा, P बराबर जो C का वही तरीका है INT स्टार Q। यह स्टार Q क्या रहेगा, साथ में रहेगा। यह एक और तरीका है, टाइप डेफ को यूज कर लीजिए, वो आसान तरीका है अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो। टाइप डेफ INT PTR। INT PTR is nothing but a pointer to integer. Now P is equal to INT PTR पैरेंथेसिस में Q, क्योंकि यहां पे अपन ने इस आइडेंटिफायर को एज ए डेटा टाइप के रूप में बना दिया। टाइप डेफ यही काम करता है कि टाइप डेफ डेटा टाइप और आइडेंटिफायर। तो अगर हमने किसी आइडेंटिफायर को उसकी डेटा टाइप के साथ
टाइप डेफ रिजर्व यूज करके टाइप डेफिनेशन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया, तो आई कैन यूज द पर्टिकुलर आइडेंटिफायर टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अदर आइडेंटिफायर। तो बेसिकली यहां पे ये आइडेंटिफायर नहीं है बल्कि डेटा टाइप बन गई। तो ये डेटा टाइप और विद इन द पैरेंथेसिस में ये क्या है, पॉइंटर है। इस पॉइंटर को इसके अनुसार कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब दोनों टाइप सेम हो जाएंगी तो राइट साइड का मैटर लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगा। इसके अलावा C++ में कुछ और कास्टिंग ऑपरेटर्स हैं, CONST अंडरस्कोर CAST, दूसरा है स्टैटिक CAST, अगला है डायनेमिक CAST और रीइंटरप्रेट अंडरस्कोर कास्ट। दीज आर आवर 4 टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स C++ में अवेलेबल हैं। इनके बारे में हम जब चैप्टर आएगा इनका डिटेल में ऑपरेटर्स का, वहाँ इनको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इससे पहले के जो मैंने सिंपल वाले बताए थे उनका यूज करेंगे हम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशंस एंड देयर टाइप्स। एक्सप्रेशंस एंड देयर टाइप्स। हम अपने प्रोग्राम में आइडेंटिफायर को यूज करके, ऑपरेटर्स को यूज करके एक्सप्रेशंस तैयार करेंगे। वो एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोसेसिंग करवा रहे हैं या कोई ना कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करवाते हैं। तो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स अरेंज एज पर दी सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। आपका कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, आपके ऑपरेटर्स हो गए, इनको इस्तेमाल करके या इनके कॉम्बिनेशन से हम अपना एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका हर लैंग्वेज में अलग अलग है। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाने में वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन एज पर दी ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हम उस सेंटेंस का निर्माण करते हैं। वैसे हिंदी में भी, हिंदी की अपनी ग्रामर है, तो वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपनी ग्रामर यानी कि सिंटैक्स होती है, एंड अकॉर्डिंग टू उसका सिंटैक्स हमें वो एक्सप्रेशन क्रिएट करना होता है। चाहे तो फंक्शन की कॉल हो, वो भी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि जब फंक्शन की हम कॉल करते हैं तो फंक्शन के द्वारा कोई वैल्यू रिटर्न की जाती है। ऑफ कोर्स हम एक्सप्रेशन में सिर्फ उन्हीं फंक्शन कॉल को इस्तेमाल करेंगे जिन फंक्शंस के द्वारा कोई वैल्यू रिटर्न होती हो, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। हम ऐसे किसी फंक्शन की कॉल नहीं करेंगे जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो एक्सप्रेशन में उसको लेने का कोई फायदा भी नहीं है। एक्सप्रेशन के अंदर एक या एक से अधिक ऑपरेंड्स हो सकते हैं, एक या एक से अधिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस की टाइप्स हैं। पहला कांस्टेंट एक्सप्रेशन,
दूसरा इंटीग्रल, तीसरा फ्लोट, अगला पॉइंटर, पांचवा रिलेशनल, छठा लॉजिकल, सातवां बिटवाइज। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। नाउ we'll take one by one. What is constant expression? सपोज कीजिए 15, ये अपने आप में कांस्टेंट है। अगर हम ये लिखते हैं a इज इक्वल टू 15, तो ये अपने आप में एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट को असाइन किया आइडेंटिफायर को। हम ये भी लिख सकते थे 15/3, तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये बीच में क्या है, ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। तो 15 में 3 का डिवीजन किया जाएगा और क्या मिलेगा, 5, और 5 किसको साइन हो जाएगा, 1 को। यानी कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ ऑपरेंड जो होंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे। एक होता है इंटीग्रल एक्सप्रेशन। इंटीग्रल एक्सप्रेशन का मतलब इस प्रकार से कि a इज इक्वल टू b प्लस 5, a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, 5 एक कांस्टेंट है, b की वैल्यू इंटीजर होगी, 5 भी इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर, आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर, और असाइन किस में हो रहा है, ये भी इंटीजर है। तो अगर एक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ ऑपरेंड्स अगर इंटीजर वैल्यू वाले हों तो पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इंटीजर एक्सप्रेशन कहलाता है। इवन की ये भी a इज इक्वल टू INT पैरेंथेसिस में 0.5, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले 0.5 कांस्टेंट को, फ्लोट कांस्टेंट को पहले इंटीजर कांस्टेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है और वो फिर एक को असाइन किया जा रहा है, एक कैसा है, इंटीजर से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्लोट एक्सप्रेशंस। फ्लोट एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ जो ऑपरेंड्स होंगे उनकी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, फ्लोट टाइप होनी चाहिए। जैसे कि x प्लस वाई, एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, फ्लोट टाइप के हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, फ्लोट एक्सप्रेशन कहलाएगा। पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि m%m, वेरिएबल के नाम के आगे m% ऑपरेटर लगा दिया तो ये क्या करेगा, m का एड्रेस देगा। इसी प्रकार से कोई आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है और पॉइंटर को यूज़ किया है आपने इस तरह से, पॉइंटर प्लस प्लस, तो ये भी अपने आप में क्या है, पॉइंटर एक्सप्रेशन है। PTR अगर पॉइंटर है +1 कर रखा है तो यह पॉइंटर एक्सप्रेशन कहलाएगा। यानी कि इस पॉइंटर में जिसका एड्रेस है वो एड्रेस, एक एड्रेस आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। मान लीजिए कि PTR इज ए पॉइंटर टू इंटीजर और जिस इंटीजर का एड्रेस इसमें रखा हुआ है वो एड्रेस है 1000, तो जब हम PTR +1 करेंगे तो 1002 हो जाएगा अगला एड्रेस। क्यों होगा 1001, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू जुड़नी नहीं है, क्योंकि वो इंटीजर का एड्रेस है और एक एड्रेस का फॉरवर्ड यानी कि एक एड्रेस आगे जंप करना 2 बाइट आगे खिसकना होता है। अगर ये मान लीजिए PTR कैसा होता, फ्लोट का पॉइंटर होता, तो अगर इसको हम PTR +1 करेंगे, एड्रेस अगर कोई 1000 है तो ये कितना हो जाएगा 1004। यहाँ पे एक एड्रेस जंपिंग चलेगी,
माइनस माइनस करोगे, माइनस भी कर सकते हो, तो एक एड्रेस पीछे आएगा। नाउ रिलेशनल एक्सप्रेशन, व्हाट आर रिलेशनल एक्सप्रेशंस? x less than equal to y, x equal to y, x greater than y। यहां पे रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज किया जाएगा। x नॉट इक्वल टू y, यानी कि ऑपरेंड्स के बीच में क्या होगा? रिलेशनल ऑपरेटर होगा। तो इस रिलेशनल एक्सप्रेशन का मान हमेशा आपको मिलेगा या तो ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा अन्य कोई वैल्यू नहीं मिलती है। इसे हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन से कहते हैं कि 0-1 वैल्यू आती है और 0-1 वैल्यू को क्या कहा जाता है? बूलियन वैल्यूज कहा जाता है। तो इट में बी कॉल्ड एज ए बूलियन एक्सप्रेशन। नाउ कमिंग टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल एक्सप्रेशंस में ऑपरेंड्स के बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, जैसे कि x एंड y। तो x की और y के बीच में ये लॉजिकल एंड है। दिस इज लॉजिकल और दिस इज लॉजिकल नॉट। ओनली 3 ऑपरेटर्स आर देयर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? बूलियन वैल्यूज आती है कि x एंड y के बीच में एंड लगा हुआ है, तो जो एंड की प्रॉपर्टी है, और की प्रॉपर्टी है और नॉट की प्रॉपर्टी है, वो काम करेंगी। एंड की प्रॉपर्टी 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, और की प्रॉपर्टी 0 1 1 1 0 1 1 1 1 और 0 0 0। इसका ठीक उल्टा, नॉट में 1 का 0 और 0 का 1। आप कहेंगे साहब व्हाट इज द यूज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस इन आवर प्रोग्राम? हमारे पास प्रोग्राम में कुछ ऐसी भी कंडीशंस आएंगी या डिपेंडिंग ऑन द 2 कंडीशंस, जैसे कि बैंक ने पॉलिसी बनाई ये 31 मार्च तक जिनके बैलेंसेस 5,000 रुपये से ऊपर है उनको 3% ब्याज दिया जाएगा, और उन अकाउंट होल्डर्स को जिनका बैलेंस 5,000 से ऊपर है बट वो फीमेल अकाउंट्स हैं, तो उनको 4% का ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी कि एक तो अकाउंट होल्डर फीमेल होना चाहिए, उसका बैलेंस की वैल्यू 5,000 से अधिक होनी चाहिए, तभी जाके उसकी इंटरेस्ट रेट क्या कैलकुलेट, इंटरेस्ट रेट क्या दी जाएगी? 4%। बाकी के केस में हमको देखना पड़ेगा कि सिर्फ अकाउंट होल्डर से मतलब नहीं है, बैलेंस है जिनके 5 है, 4,000 से ऊपर है, 3,000 से ऊपर है, उनको हम 3% कैसे देंगे? नाउ बिटवाइज एक्सप्रेशंस। बिटवाइज एक्सप्रेशंस में वही लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, यानी कि x की जो वैल्यूज हैं बाइनरी वैल्यूज, उनको लेफ्ट में 1 बिट शिफ्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे राइट में 1 बिट शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशंस। स्पेशल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ये सी में भी हमने किए हुए हैं, C++ में भी ये स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं। जैसे कि x बराबर 5, y बराबर 10, सॉरी 5
तो बजाय हम दो स्टेटमेंट लिखने के हम ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर y बराबर 5। दीज आर द चेंड एक्सप्रेशंस। तो पहले 5 असाइन होगा y को, फिर y की वैल्यू असाइन होगी x को। You can do like also this float a बराबर b बराबर 12.34। आप कहोगे साहब ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? इसमें साहब क्या हो रहा है, a और b का पहले डिक्लेरेशन हो रहा है, फिर असाइनमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको a बराबर 12.34 कॉमा b बराबर 12.34, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट, यानी कि ये हमारा शॉर्टकट तरीका होगा लिखने का। सपोज कीजिए x बराबर 10 है, सॉरी x इज इक्वल टू x प्लस 10 है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं x प्लस बराबर 10। तो ये क्या है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर किसी एक्सप्रेशन में राइट साइड में भी वही ऑपरेंड अपीयर हो रहा है जो कि लेफ्ट साइड में अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को पहले लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर बाद में, उसके बाद 10। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू x, अब ये ऑपरेटर आ जाएगा प्लस और 10। तो इस तरह से हम शॉर्ट हैंड तरीके से भी हमारे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि किस तरह से नंबर ऑफ एक्सप्रेशन हम क्रिएट कर सकते हैं C++ में। टुमारो हम आगे पढ़ेंगे जिसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में डिटेल में, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करें। थैंक यू।